नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अभी डिस्चार्ज का सीजन चल रहा है, यानी डिस्चार्ज के ऊपर वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो इसी सीक्वेंस में एक ऐसा डिस्चार्ज लेकर आया हूँ, डिस्चार्ज का केस लेकर आया हूँ जिसमें मैंने खुद से डिस्चार्ज करवाया था। और केस जो था वो 363, 376, 506 ऑफ आईपीसी और कुछ सेक्शंस जो हैं पॉक्सो के भी अट्रैक्ट हुए थे, जिसमें डिस्चार्ज मुझे द्वारा लिया गया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ सके और आप अपने केस में भी इसका बेनिफिट उठा सकें या फ़ायदा ले सकें। चूँकि ये केस मेरे द्वारा ही डिस्चार्ज करवाया गया है और बाकायदा मेरे नाम से है, तो एज अ काउंसिल, नॉट एज एन एक्यूज्ड को बेनिफिट मिला था इसमें, और वो डिस्चार्ज हुआ था चार्ज की स्टेज पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम टॉपिक लेकर आते हैं, जो भी वीडियो लेकर आते हैं, आप तक सही समय पर पहुंच सकें। इन सब के अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें, उनको भी इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चलता हूं टॉपिक की तरफ और टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बता दूं कि ये बात है, या ये एफआईआर नंबर है 2528/2014 का, स्टेट वर्सेस दिलशाद। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टेट वर्सेस दिलशाद। और ये जजमेंट जो दिया गया है, अभी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मिस्टर मनोज कुमार, उनके द्वारा दिया गया है, जज साहब के द्वारा। और ये जजमेंट डेट जो है, ये भी मैं आपको बता दूं, शेयर कर दूं आपके साथ। ये जजमेंट डेट जो है 6/5/2016 का है। इसमें बकायदा जो है 6/5/2016 को जो है ये डिसाइड किया गया था केस। और इसमें एलिगेशन ये था कि एक लड़की जो कि नाबालिग थी, लड़के के साथ अपना घर छोड़कर पानीपत जाती है, वहाँ एक दिन के लिए स्टे करती है। स्टे करने के बाद जब वापस आती है तो पुलिस जो है उसको रिकवर करती है, और रिकवर करने के बाद बताया जाता है कि मैं इसके साथ जो है, ये मुझे लेकर पानीपत गया हुआ था। वहाँ हम दरगाह में गए, वहाँ हमने मत्था टेका, फिर हमने होटल लिया और वहाँ रुके एक दिन, और रुकने के बाद इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती रिलेशंस बनाए हैं, और मैं उसके बाद मुझे ये लेकर वापस आया है। लड़का चूँकि मैरिड था पहले से ही, एक बच्चा था उसका। अब होता क्या है कि जब वो जाता है, जाने के बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दिए, तो उस बयान में ये कहा कि नहीं जी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं हुआ है, और बाकायदा जो हम गए थे सिर्फ दरगाह पर गए थे और मत्था टेक कर हम वापस आ गए थे अगले दिन। फिर 20 दिन बाद पुलिस ने एक ऐसा ही बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें कि ये कहा गया लड़की द्वारा कि मैं उस समय डर गई थी या दबाव में थी, और बाकायदा जो है मेरे साथ रेप की घटना कारित की गई है एक्यूज्ड के द्वारा, और उसको अब सजा दिलाई जाए और उसको सजा दे, मुझे न्याय दिया जाए। जब ये कोर्ट केस में दाखिल जब ये केस जो है कोर्ट में दाखिल हुआ चार्जशीट के रूप में, तो चूंकि मुझे और जो मेरे एसोसिएट्स थे उनको अपॉइंट किया गया इस केस में। अपॉइंट होने के बाद में हमने केस को ढंग से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद आर्ग्यूमेंट जब किया, तो आर्ग्यूमेंट करने के बाद हमारा सिंपल पॉइंट ये था कि 164 के जो बयान है, दैट इज अ मोर वैल्यूएबल देन दी 161। यानी पुलिस के सामने जो बयान होते हैं वो मायने कम रखते हैं, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं 164 सीआरपीसी के तहत, उसके आगे। हम बार बार ये बोलते, लेकिन जज साहब की क्वेरी थी कि ये लाइन जो आप बोल रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन ये लिखा कहाँ है, आप मुझे लॉ दो, इसके ऊपर आप मुझे कानून दो। मैं आपको मनोज कुमार जी के बारे में बता दूं, मनोज कुमार जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, और अक्सर कोर्ट में मैंने उनको देखा है कि ज़्यादातर लॉ पॉइंट्स के ऊपर, कानून के ऊपर बात करते हैं, और रिलीफ्स जो है कानून के ऊपर देते हैं। जब भी उनके सामने कोई भी केस जाता है तो वो सीधा कहते हैं कि आप कहानी ना सुनाएं मुझे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं सुनना, मुझे तो आप कानून दें और मुझसे रिलीफ ले जाएं। मुझे इस केस में बाकायदा जो है काफ़ी समय दिया गया, तकरीबन 7-8 महीने दिए गए उनके द्वारा, और हर 20 दिन 25 दिन में डेट मिल रही थी मुझे, नहीं 6-7 डेट दिए गए, और कहा गया कि आप जजमेंट लेकर आए। एक पल मैं थक गया जब जजमेंट मुझे कोई नहीं मिला, और थकने के बाद मैंने जज साहब को ये कह दिया कि सर आप ही कोई जजमेंट बता दें जिससे कि मैं ये जजमेंट आपके सामने रख दूं और वो
तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में या हंसी वाले अंदाज में कहा कि वकील साहब, प्रसाद जी फीस आप लेंगे और जजमेंट मैं आपको बताऊं। तो मैंने भी कहा कि शायद जज साहब सही बोल रहे हैं, जबकि उस समय मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी थी नहीं, लेकिन फिर भी फीस बहुत कम मिलती थी उस समय, और क्लाइंट भी ऐसे ही थे, छतरपुर पहाड़ी के थे, तो वो फीस इतनी देते नहीं थे। लेकिन फिर भी एक चैलेंज था, और चैलेंजेस अक्सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करके उन पर मैं वर्क करता हूँ। सडनली एक दिन था, रात का समय था, एक दिन रात के समय मैं कुछ जजमेंट्स ढूंढ रहा था 376 या 377 के ऊपर, सॉरी 377 के ऊपर, बेल के ऊपर। सडनली मैंने 164 ये केस भी दिमाग में था क्योंकि ये भी लगा हुआ था, तो रात को मैंने ये जजमेंट भी जो है सर्च मारी, और इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे इस पर जजमेंट एक मिल गई कि 164 इज़ अ मोर वैल्यूएबल देन 161। मैंने कहा अच्छा, जजमेंट मिल गई। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, लेबल लगा, रिलेवेंट जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट का था, तो मुझे ये लगा कि यार इससे मेरा काम चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे मनोज कुमार जी थोड़ा सा पहले बैठ जाते थे, 10 बजे के पहले, तो 10 सवा 10 बजे तक मेरा टर्न आ गया था। मैं जब अपीयर हुआ तो मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था, टैब था, टैब में मैंने खोला और खोल के मैंने उनको जजमेंट्स जो रिलेवेंट पैरास थे, जजमेंट का नाम बताया और रिलेवेंट पैरास पढ़ दिए। पढ़ने के बाद वो मुझसे जजमेंट मांगने लगे। मैंने कहा सर अभी नीचे जो है टाइपिंग वाले कोई आए नहीं थे, प्रिंट आउट मैं निकाल नहीं पाया हूँ, तो गिव मी सम टाइम सो दैट आई विल अरेंज द PDF एंड आई विल सप्लाई टू द कोर्ट, और उसके बाद जो है मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपने कहा ठीक है, मैं 11 बजे के लिए रख रहा हूँ, प्लीज़ कम विद द जजमेंट। मैं बाहर निकला, पीपी साहब एक उस कोर्ट में जो थे वो भी बाहर निकल के आए, क्योंकि चूंकि वो भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि ये जो जजमेंट है इसकी नहीं है, क्योंकि 161 का बयान जो है वो भी रिलायबल है और वो भी एविडेंस के रूप में माना जा सकता है। तो उस चीज़ पर वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बाहर निकल के आए और उन्होंने एक बात मुझे कही कि प्रसाद जी, अगर ये जजमेंट आपने जो पैरा पढ़ा है, अगर ये जजमेंट में लिखा हुआ है, तो पहला केस होगा जिसमें मनोज कुमार जी जो है आपको डिस्चार्ज देंगे या डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि मनोज कुमार जी को शायद 2 साल के आसपास हो गए थे पॉक्सो का कोर्ट संभालते हुए। तो उन्होंने बाकायदा आके मुझे ये बात कही, मेरे दिल में एक और थोड़ा सा जोश बढ़ा और मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं हो जाएगा भाई, डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं आया 11 बजे के आसपास जजमेंट लेके उनके पास पहुंचा, दिया मैंने जजमेंट। उन्होंने कहा ठीक है प्रसाद जी 2:30 बजे आइए, 2 बजे के बाद आइए। मैं 2:10 के आसपास कोर्ट में पहुंचा, कोई और मैटर चल रहा था, उसमें करीबन 20 मिनट के आसपास उस मैटर में आर्ग्यूमेंट्स हुए। जब आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ तो मुझे कहा गया प्रसाद जी आइए। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा प्रसाद जी मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है। मतलब पहली दफ़ा आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो स्टार्टिंग था मेरे प्रैक्टिस का, और बहुत खुश हुआ, बहुत ही खुशी हुई, और अंदर से जो खुशी हुई वो मैं आपको बता नहीं सकता कि पहला केस पॉक्सो का मैंने डिस्चार्ज लिया और डिस्चार्ज करवाया। ये केस जो था स्टेट वर्सेस दिलशाद के नाम से था, और 302 नंबर कोर्ट में उस समय मनोज कुमार जी बैठते थे, जो जज साहब थे, एडिशनल सेशन जज थे वो, तो वो उस समय वहाँ बैठते थे, SJ थे। और बाकायदा जो FIR नंबर था, इसकी जजमेंट अभी भी E-कोर्ट्स की साइट्स पर अवेलेबल है। मैं FIR नंबर बता देता हूँ, 2528/2014 है। और जिस जजमेंट के ऊपर मैंने ये डिस्चार्ज लिया, बाकायदा उस जजमेंट का जिक्र जज साहब ने किया, और कुछ लाइनें में जो है मैं पढ़ के बताऊंगा। क्रिमिनल अपील नंबर 158/2013 entitled R. Planasamy versus State by Inspector of Police, Madras, कहता है it is submitted by learned counsel for accused Dilshad that it has been held by the Honorable Madras High Court that although the statement recorded under section 164 of CRPC is not a sustainable piece of evidence, but it is some higher value than the statement recorded under section 161 CRPC। बाकायदा ये पूरा का पूरा ये वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो है, ये इस जजमेंट में एलोबरेट किया गया, और एलोबरेट करके जो है ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था। सॉरी, मैं सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें बोल गया था, बट ये मद्रास हाई कोर्ट का था। तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेंगे कि जो जजमेंट थी वो
मद्रास हाई कोर्ट की थी, नहीं इसमें जो है द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन आर पलानीस्वामी केस सुप्रा जो है इस जजमेंट का नाम है। और पूरा जजमेंट का नाम जो था ये था CRL A नंबर 158 ऑफ 2013 entitled as R Palaniswamy versus State by Inspector of Police मद्रास। ये जजमेंट था, इसमें भी बाकायदा 164 को वैल्यू देते हुए डिस्चार्ज किया गया था या केस को एक्विटल किया गया था एक्यूज्ड को। इस जजमेंट को लगाने के बाद जो है बाकायदा इसमें मैंने बता दिया कि 164 का जो है हायर वैल्यू है। और लास्ट में इन्होंने फाइंडिंग जो दी गई थी वो ये कहा गया था वेयर इज द स्टेटमेंट मेड ऑन 26/12/2014 वाज बिफोर द पुलिस इन द लाइट ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन R Palaniswamy case Supra, this court has to give weight to the statement of victim made before the magistrate. In the light of a statement of the victim recorded before the police counselor and the magistrate, Metropolitan Magistrate on 9/12/2014 and 10/12/2014, it appears to the court that 7/12/2014 the victim who was more than 18 years old on her own left the house as per ये बाकायदा जो सेक्शन पनिशेबल और सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर इन दिस सर्कमस्टांसेस नो ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 363, 366 और 376 और 506 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और बाकायदा इसमें उन्होंने डिस्चार्ज दिया कि FIR नंबर 2528/2014 रजिस्टर्ड एट PS महरौली accused Dilshad is discharged under section 227 of CRPC. His bond and bail bonds are cancelled. The surety is discharged. Filed to be sent to record. बाकायदा इसमें कोई भी अपील स्टेट ने हाई कोर्ट नहीं प्रेफर किया और नहीं गई और मुझे इसमें डिस्चार्ज मिला। जजमेंट का अगर शुरुआत देखें तो शुरू में ही आ रहा है मिस्टर वशीउर रहमान, जी हाँ मिस्टर वशीउर रहमान एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द स्टेट एंड एक्यूज्ड दिलशाद ऑन बेल एलॉन्ग विद मिस्टर RK प्रसाद एडवोकेट। तो ये जजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था और इसमें मैंने डिस्चार्ज लिया। उम्मीद है कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये जजमेंट आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। दिलशाद वाली नहीं, R पलानीस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की। बाकायदा यहाँ तक कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो MM के पास भी चलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी चलते हैं, उनमें इस जजमेंट को आप बाकायदा जो है वेटेज देकर आप वहाँ से भी डिस्चार्ज ले सकते हैं। जैसे 363 का मुकदमा होता है, 363 में क्या होता है, MM के पास ट्राइबल है, MM द्वारा ट्राइबल है, तो वहाँ आप इस जजमेंट को लगा सकते हैं क्योंकि ये उससे अपर कोर्ट की जजमेंट है, यानी सेशंस कोर्ट की जजमेंट है। तो ये एक जजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था। उम्मीद है कि वीडियो और टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अंत में चलते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें जिससे कि जो भी और लोग हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। इन सब के अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको क्लेरिफाई करूंगा। और अंत में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।